हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपको जैसे पता ही है हमारी एक सीरीज़ चल रही है लेक्चर्स की ऑन द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो उसी में हम वन बाय वन डिफरेंट प्रोविजंस को डील कर रहे हैं। तो आज की प्रोविज़न स्टार्ट करने से पहले अगेन आप सबको वही अपील सी कोरोना का स्प्रेड इंडिया में अभी थर्ड स्टेज पे नहीं पहुंचा है, लेकिन आपको पता है नंबर ऑफ़ इन्फेक्टेड पेशेंट राइज हो रहा है, आपको डेथ में भी एक राइज नज़र आ रहा है। तो प्लीज़ इसका एक ही बचने का एक ही सेफ वो है कि आप अपने सेफ जोन में रहिए, और हमारा सेफ जोन हमारा घर है। घर से बाहर मत निकलिए। और डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि लॉ टीचर हूँ तो आपका लीगल बॉडी आपको क्या सजेस्ट कर रहा है, इस टाइम का भरपूर इस्तेमाल कीजिए। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी ग्रेड के एग्ज़ाम्स की बात कर लें तो लोअर एक क्लरिकल एग्ज़ाम से स्टार्ट होके और जुडिशरी के एग्ज़ाम, हमारे लॉ में हाईएस्ट पोस्ट है, उन सभी में कॉन्स्टिट्यूशन किसी न किसी स्टेज पे और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपने घर में रह करके अपने नॉलेज डोमेन को बढ़ाइए। तो चलिए अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं जुरिडिक्शन को लेके। तो आज हम जिस स्टेप पे पहुँचे हैं और ऑलमोस्ट हमारा ये लास्ट लेक्चर है जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट को लेकर के, वो है हमारी एपीलेट जुरिडिक्शन। अब देखिए, ये जो एपीलेट जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जुरिडिक्शन है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो राइट टू अपील है वो वेस्टेड राइट नहीं है। वेस्टेड नहीं है तो क्या मतलब है, स्टैट्यूटरीली अगर प्रोवाइडेड है, इफ़ लॉ प्रोवाइड दैट यू हैव राइट टू अपील देन ओनली यू कैन अपील। चाहे आप कितने भी एग्रीव्ड पर्सन क्यों ना हो, आप अपील नहीं कर सकते हो अनलेस अनटिल लॉ प्रोवाइड्स यू ए राइट, येस यू कैन अपील। तो ये नहीं है कि बस मुझे लग रहा है मेरा फैसला मेरे खिलाफ गलत गया है, मुझे लग रहा है आई एम वेरी मच करेक्ट अबाउट माय केस और माय पॉइंट ऑफ व्यू, तो आई हैव टू अपील। और हर एक को ये लगता है भाई सुप्रीम कोर्ट एपेक्स बॉडी है तो हाई चांसेस है हमारे साथ जस्टिस ज़्यादा अच्छे लेवल पे होएगा। देन ऑल्सो दिस राइट इज़ नॉट गिवन टू एवरीबडी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कि कभी भी आप किसी भी समय पे जाके केस कर लो। तो हम लोग ओबियसली नंबर ऑफ डेज़ को नहीं डील करेंगे कि कितने डेज़ में, वो तो आपको पता है सिविल प्रोसीजर कोड है और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, वहाँ अपील की बहुत सारी प्रोविज़न दी है। यहाँ हम सिर्फ अपना फोकस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में अपील किस किस पॉइंट पे जाती है और कब कब वो अलाउ होती है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा है ये तीन चीज़ों को डील करता है। वन बाय वन हम तीनों को करेंगे। तो अगर तो मैटर कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, हमारे बहुत सारे मैटर्स ऐसे होते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को डील करा जाता है और एक लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अराइज होता है, तो क्या होगा, या फिर हमारे सिविल केसेस है या हम जिनको सिविल प्रोसीडिंग्स बोलते हैं, अगर वो होगा तो क्या होगा, और क्रिमिनल केसेस में केसेस और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में क्या होगा। तो हमारे जो मेन तीन आर्टिकल हैं इसको डील करते हैं। आर्टिकल 132, आर्टिकल 133 एंड आर्टिकल 134, ये तीन आर्टिकल हैं। इसके अलावा हमारा जो आर्टिकल 136 है, क्योंकि देखिए जब हम एपीलेट जुरिडिक्शन की बात करते हैं तो हम 136 को नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते। ये हमारी स्पेशल लीव पटिशन है कि जो हम फाइल कर सकते हैं स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में, लेकिन ये हमारी रूटीन की एपीलेट जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, जो रूटीन में चलती रहती है। ये डिस्क्रिशनरी पावर है, स्पेरेंजली यूज़ होती है, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में यूज़ होती है, और ये क्या है, हमारी रूटीन में चलती है। अपील का राइट है भाई, जो भी एग्रीव्ड है उसको अपील का राइट है, लेकिन कब कब है वो हम डील करेंगे। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होते हैं, चलो वन बाय वन ही करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को करते हैं। कैसे होगा, देखिए ये तो हम कह नहीं सकते कि कोई स्पेशल प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को डील करती है, ऐसा नहीं है। सिविल में भी क्रिमिनल में भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे लॉ का कोई ऐसा क्वेश्चन अराइज हो सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को डील करता है, यानी कि लॉ में उसकी इंटरप्रिटेशन होनी बहुत ज़रूरी है। कैसे करेंगे इंटरप्रिटेशन, तो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट से अच्छा इंटरप्रेटर कोई है ही नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है तो सबसे पहली बात क्या होगा, कोई भी प्रोसीडिंग है, कोई भी कौन सी है, इट मे बी सिविल, इट मे बी क्रिमिनल और एनी अदर प्रोसीडिंग, कोई और भी चल रही है जो इसमें
से थोड़ा सा अलग है। तो इन तीनों ही प्रोसीडिंग में हाई कोर्ट जो होता है, और ये कहाँ होनी चाहिए, कोई डिसीजन आया है बाय हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट ने इन प्रोसीडिंग में जो भी डिसीजन दिया है, और इफ अगर हाई कोर्ट सर्टिफाइज दैट, क्या सर्टिफाई करता है, अंडर आर्टिकल 134A। आर्टिकल 134A इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये डील करता है सर्टिफिकेट को। तो चलो इसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले हम इस प्रोविज़न को कंप्लीट कर लेते हैं कि अगर हाई कोर्ट किसी भी डिसीज़न आता है, कोई डिसीज़न है, कोई भी जजमेंट आ रही है, कोई एनी अदर काइंड ऑफ ऑर्डर आ रहा है, तो इन तीनों केसेस में आएगा क्या, कोई जजमेंट आएगी, है ना, कोई डिसीज़न होगा, या हम डिसीज़न कोई की बजाय हम जो एग्जैक्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, कोई फाइनल ऑर्डर होगा, है ना। फाइनल ऑर्डर क्या होता है, जजमेंट तो हम सबको पता ही है, डिक्री हो सकती है ना, जजमेंट और डिक्री। सिविल में डिक्री आएगी, क्रिमिनल में हम जजमेंट बोल देते हैं। यानी इधर कोई फाइनल ऑर्डर है, यहाँ फाइनल ऑर्डर का मतलब इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर नहीं है। दिस ऑर्डर मस्ट डिसाइड द राइट्स ऑफ पार्टीज, कोई पार्टी का कोई राइट डिसाइड होना चाहिए, परमानेंट डिसीजन, तो ये फाइनल ऑर्डर भी अपील के अंडर आ जाता है। तो हाई कोर्ट क्या सर्टिफाई करता है कि ये जो भी जजमेंट, डिक्री या कोई फाइनल ऑर्डर आया है, और वो ये कहता है, दो चीज़ सर्टिफाई मैंडेटरी हैं, तो ये दो जो हैं वो मैंडेटरी हैं। क्या है, एक तो वो ये कहता है कि ये जो भी जजमेंट, फाइनल ऑर्डर, डिसीजन है ना, इट इन्वॉल्व्स सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को डील कर रहा है। और ये जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ किस चीज़ से रिलेटेड है, एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करनी है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की किसी प्रोविजन की इंटरप्रिटेशन करनी है, तो वो क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर अराइज होता है, एंड दैट इज ए सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो हाई कोर्ट सर्टिफिकेट इशू करेगा। लेकिन एक और एडिशनल है, यानी कि ये दोनों कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि इन द ओपिनियन ऑफ हाई कोर्ट दिस क्वेश्चन या सेड क्वेश्चन, यहाँ पे हम सेड करेंगे, है ना, सेड क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन ऑफ लॉ, सेड क्वेश्चन मस्ट बी और नीडेड टू बी हाई कोर्ट की ये ओपिनियन है कि जो ये क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो गया है किसी भी इस प्रोसीडिंग के अंदर, ये वाला क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट को डील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइडेड होने की ज़रूरत है। तो इन दोनों सूरत में ही ये दोनों इकट्ठी कंडीशन है, दोनों का एक साथ होना ज़रूरी है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन भी होना जरूरी है। लेकिन अगर हाई कोर्ट को ये लगता है कि ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी डिसाइडेड है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और वेल सेटल्ड रूलिंग है, तो क्या ज़रूरत है दोबारा सेम लॉ पॉइंट पे अपील डालने की, यानी कि पहले ये नहीं डिसाइड हो रखा, या इसमें और फर्दर क्लैरिटी की ज़रूरत है, या जो पिछला जो रूलिंग आया है उसमें कोई नया लॉ पॉइंट है या नई इंटरप्रिटेशन सजेस्ट करी गई है लॉयर्स के द्वारा, वहाँ पे कुछ नया इंटरप्रिटेशन है, तो हाई कोर्ट को लग रहा है कि हाँ ये वाले जो लॉ पॉइंट को है वो सुप्रीम कोर्ट को डील करने की ज़रूरत है, तो वो सर्टिफिकेट इशू कर देता है। तो अब ये क्वेश्चन ऐड होता है कि 134A का सर्टिफिकेट क्या है। ये यहाँ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये थ्रू आउट चलेगा आर्टिकल 134A। तो देखिए यहाँ पे ये जो बार बार हो रहा है कि इफ़ हाई कोर्ट सर्टिफाइज दैट, अगर हाई कोर्ट ऐसा कुछ सर्टिफाई कर देता है तो कब करता है ये हाई कोर्ट, एक तो ये एट द टाइम ऑफ फाइनल, नहीं हम पासिंग ऑफ कर सकते हैं, फाइनल ऑर्डर जजमेंट क्या है, पासिंग ऑफ
क्या पास कर रहा है, यही पास कर रहा है। जजमेंट, फाइनल ऑर्डर, डिक्री या एनी अदर काइंड ऑफ जो वो ऑर्डर पास कर रहा है, जो फाइनली डिसाइड करता हो राइट्स ऑफ पार्टीज को, तो उस पास करने के दौरान वो मोमेंट पे जब वो ऑर्डर देता है, या तो वो अपने आप बाय इट्स ओन, या फिर कैसे करेगा, ओरल एप्लीकेशन, इसमें रिटर्न कुछ देने की जरूरत नहीं है, ओरल एप्लीकेशन पे करेगा। किसकी, या तो पार्टी खुद करे या ऑन बिहाफ, यानी कि लॉयर करें उनके बिहाफ पे, तो पार्टी खुद करे हम इसको नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी ये इरेज कर रहा है इसको दोबारा देख ले, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को डील करा है, ठीक है। तो या तो पार्टी खुद ओरल एप्लीकेशन करे या उसके बिहाफ पे कोई ये रिक्वेस्ट करे कोर्ट को कि आप ये सर्टिफिकेट इशू कर दीजिए, तो कोर्ट एट द टाइम ऑफ पासिंग द फाइनल जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर, वो उस समय पे ये डिसाइड करेगा वेदर दिस केस इज फिट फॉर, यानी कि सर्टिफिकेट क्या कहेगा, द केस इज फिट फॉर अपील टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाने के लिए केस फिट है, ये सर्टिफाइज हाई कोर्ट करता है, खुद ही कर देता है वैसे तो। और ये जो सर्टिफिकेट इशू करने की ये जो पावर है, इट इज ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी है ऑन हाई कोर्ट, कि वो एट द टाइम ऑफ फाइनल ऑर्डर, जजमेंट, डिक्री एटसेट्रा, उसी समय पे ये बताए वेदर दिस केस इज फिट फॉर अपील और नॉट, ताकि वो जब क्योंकि हमारे पास अपील के बहुत थोड़े थोड़े टाइम भी दिए होते हैं, तो उस टाइम दौरान उनको केस को प्रिपेयर करना होता है, अपील लगानी होती है, तो वो उसी समय बता दो कि ये केस अपील के लिए जा सकता है कि नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स की है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सिविल मैटर्स में क्या रहेगा, तो यानी कि हमारी जो सेकेंड प्रोविज़न है वो किसको डील करती है, सिविल केसेस को। सिविल केसेस को कौन सा आर्टिकल करा था, आर्टिकल 133, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल को आर्टिकल 132 और इनको, तो इसमें क्या होएगा, अब नाम से ही पता चल रहा है सिविल केसेस हैं, तो क्या होएगा, कोई डिक्री पास होएगी, कोई जजमेंट होएगा, कोई फाइनल ऑर्डर होएगा, अगेन द सेम तरीके से, ठीक है। क्या होएगा, डिक्री होएगी, जजमेंट होएगी और फाइनल ऑर्डर होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सिविल केसेस में अगर ये कुछ भी ऐसा आ जाता है, और कौन करता है ये जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री, यानी बाय हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में ये केस चल रहा है, तो अगेन सेम। देखो अभी हमने कॉन्स्टिट्यूशनल करा तो क्या डिफरेंस आया, जो मैंने वहाँ फाइनल ऑर्डर रखा था उसकी जगह कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविज़न है वो अदर प्रोसीडिंग्स है। तो अदर प्रोसीडिंग का मतलब क्या है, सिविल, क्रिमिनल, अदर टाइप की प्रोसीडिंग, उसमें भी कोई जजमेंट, डिक्री या कुछ फाइनल ऑर्डर आ रहे हैं उन अदर प्रोसीडिंग्स में। और सिविल में तो आते ही यही हैं, डिक्री पास होती है, जजमेंट पास होती है या कोई फाइनल ऑर्डर होता है, तो वो हाई कोर्ट के द्वारा करा गया है। और हाई कोर्ट क्या करेगा, इफ सर्टिफाइज दैट, अगेन द सेम है ये हमारा, किस में करेगा, 134A में करेगा, आर्टिकल में जाके ये सर्टिफिकेट इशू कर देता है। क्या करेगा, इसमें भी दो ही बात है, इसमें भी दो ही बात हैं, लेकिन थोड़ा सा हमारी पिछली प्रोविजन से डिफर है। कैसे, यहाँ पे जो ये है ना, इट इन्वॉल्व्स ए सब्सटेंशियल देखिए ये क्या कह रहा है कि जो सिविल प्रोसीडिंग्स है उनमें जो क्वेश्चन है वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ तो है ही, और वो लेकिन क्या है, वो जनरल पब्लिक की इम्पोर्टेंस का होना चाहिए, ठीक है। यानी जो पब्लिक है उसके लिए जनरली वो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अब आप लोग ये सोचेंगे
कि जो पब्लिक है ना, ये वो जनरल इंपॉर्टेंस का होना चाहिए। तो वो एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि जो सिविल प्रोसीडिंग है वो बिटवीन प्राइवेट पार्टीज हैं, तो भाई सारी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट होने की क्या जरूरत है। तो देखिए ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है, यानी कि हमारा जो लिटिगेशन है ना, हमारा कानून जो है ना, वो ये चाहता है लिटिगेशन पे एंड लगना चाहिए, बार बार सेम पॉइंट को लेकर लिटिगेशन ना आए। तो अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब्सटेंशियली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जो जनरल इंपॉर्टेंस का है, यानी कि अगर वैसे वैसे सूट और भी कोई फाइल हो रहे हैं, आगे कोई होंगे, प्रेजेंटली जो चल रहे हैं, उसमें क्या वो उस क्वेश्चन का डील होना ज़रूरी है। और अगेन हाई कोर्ट को क्या फील हो रहा है, हाई कोर्ट की ओपिनियन में सेड क्वेश्चन सेम इज नीडेड टू बी डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट को ये क्वेश्चन डील करना बहुत ज़रूरी है, तो वो सर्टिफिकेट इशू कर देगा। ठीक है, सर्टिफिकेट ये अगेन जो प्रोविज़न हमने लिखी रखी है यही सेम है, तो यानी कि सर्टिफाई करने के लिए सिविल क्रिमिनल क्या है वो सेम चल रहा है, वो सर्टिफिकेट करेगा। तो सिविल प्रोसीडिंग में बस ये इतना सा है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होना सफिशिएंट है, सिविल में क्योंकि प्राइवेट पार्टीज के बीच में प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं, वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन है, वो जनरल पब्लिक इसीलिए लिखा है बीच में कि जनरल इंपॉर्टेंस, पब्लिक एट लार्ज के लिए इंपॉर्टेंस कुछ होनी चाहिए उसकी। अगर वो सिर्फ उन दो पार्टीज के बीच की चीज़ है और हाई कोर्ट उसको डिसाइड कर चुका है, फर्दर कुछ और क्लैरिटी की जरूरत नहीं है, तो अपील लाई नहीं करेगी, हाई कोर्ट सर्टिफाई नहीं करेगा कि अपील वहाँ पे लाई करती है। तो ये हमारा है सिविल केसेस। क्रिमिनल केसेस में थोड़ा सा डिफर है, यानी कि हमने जो अभी तक प्रोविजन करी, क्रिमिनल केसेस को हम थोड़ा इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में करेंगे कि क्रिमिनल केसेस में क्या होता है। एक्चुअली क्रिमिनल केसेस में हम एक से ज़्यादा दो प्रोविज़न करेंगे। क्या करेंगे देखो, एक तो आर्टिकल 134 इसको डील करता है, और 1 में हम चलेंगे आर्टिकल 134 का 1 क्या कह रहा है। ये आर्टिकल 134 का 1 ये दो प्रोविज़न बता रहा है। देखो ये क्या कह रहा है, एक तो नो नीड ऑफ सर्टिफिकेट अंडर आर्टिकल 134A, कोई जरूरत नहीं है सर्टिफिकेट की, अपील लाई होगी ही होगी। यानी कुछ प्रोविज़न ऐसी हैं जिसमें हाई कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है कि वेदर ही हैज़ टू गिव सर्टिफिकेट और नॉट, मतलब अलाउ और नॉट टू फाइल द अपील इन द सुप्रीम कोर्ट। ये वो प्रोविज़न है जिसमें कोई ज़रूरत नहीं है हाई कोर्ट से पूछने की। डेफिनेटली एट द टाइम ऑफ डिसीजन इट इज़ क्लियर दैट पार्टी कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट टू फाइल द अपील। लेकिन इसमें इसके अलावा एक क्या होते हैं जिसमें जो सर्टिफिकेशन है बाय हाई कोर्ट नीडेड है ना, वहाँ पे होएगी। तो यानी कि वो केसेस ऐसे हैं, अगर हाई कोर्ट नहीं कहेगा कि अपील फाइल हो सकती है तो आप नहीं कर सकते, कहेगा तो हो सकती है, यानी सर्टिफाइड बाय हाई कोर्ट होना चाहिए, हाई कोर्ट इस चीज़ को सर्टिफाई करेगा। तो ये जो चीज़ है ना कि जब हमको सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, एग्रीड पार्टी और एक्यूज्ड पर्सन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट, तो उसमें क्या है, दो बात है। ठीक है, दो बात क्या है, आर्टिकल 134(1) का ए क्लोज, 134(1) का ए क्लोज ये क्या कहता है कि अगर हाई कोर्ट में कोई ट्रायल चल रहा है, अपील लगी है, इन अपील हाई कोर्ट जो क्या करेगा, रिवर्स द ऑर्डर ऑफ एक्विटल, यानी कि हाई कोर्ट से पहले जो कोर्ट था उसने एक्विट करा था बंदे को, हाई कोर्ट ने इन अपील में रिवर्स कर दिया एक्विटल को, एंड क्या कर दिया, कन्विक्ट कर दिया, कन्विक्टेड द अक्यूज्ड विद डेथ पेनल्टी, उसको डेथ पेनल्टी दे दिया, डेथ सेंटेंस। ठीक है,
यानी उसको मृत्युदंड दे दिया। तो ये ऑर्डर ऑफ एक्विटल था, उसके खिलाफ हाई कोर्ट ने क्या करा, उसको कन्विक्ट कर दिया, डेथ पेनल्टी दे दी। एक तो ये सूरत है जिसमें देयर इज नो नीड ऑफ सर्टिफिकेशन बाय द हाई कोर्ट एंड द ये जो भी बंदा है उसको डेथ पेनल्टी मिली हुई है, तो ही हैज़ फुल राइट टू फाइल द अपील टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट। और ये आर्टिकल 134 का 1 का बी क्लोज वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है एक और सूरत है कि अगर इफ हाई कोर्ट विड्रॉ ए ट्रायल, कोई ट्रायल चल रहा है, किसी भी कोर्ट में चल रहा है, ठीक है, ट्रायल इन क्रिमिनल केस, ओबियसली यहाँ ना भी क्रिमिनल केस लिखे, हम खाली केस भी लिखेंगे क्योंकि हम डेली क्रिमिनल केसेस के साथ कर रहे हैं ना, तो रीराइट करने की जरूरत नहीं है। किसी भी केस में इन एनी कोर्ट क्या करे, उसने केस को विड्रॉ करा है अपने पास, ट्रायल को, किसी भी केस में, किसी भी कोर्ट में, इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया वो केस चल रहा था, हाई कोर्ट ने विड्रॉ कर लिया और विड्रॉ करके क्या करा, कन्विक्ट कर दिया, मतलब ट्रायल चलाया, सुना और कन्विक्टेड द अक्यूज्ड, सेम प्रोविजन है विद डेथ पेनल्टी। यानी कि ये दो प्रोविज़न है कि अगर किसी को भी डेथ पेनल्टी मिलती है दो तरीके से, अपील में हाई कोर्ट एक्विटल को डेथ पेनल्टी में कन्विक्ट करके डेथ पेनल्टी में कन्वर्ट कर दे, या फिर हाई कोर्ट खुद ही किसी केस को अपने पास विड्रॉ कर ले और उस ट्रायल को सुन करके एक्यूज को डेथ पेनल्टी दे दे। दोनों ही सूरत में देयर इज नो नीड ऑफ सर्टिफिकेशन बाय द हाई कोर्ट एंड डायरेक्ट अपील लाई इन द सुप्रीम कोर्ट। अब ये देखो, अब आप लोगों को लग रहा होगा भाई क्या सिर्फ डेथ पेनल्टी में, इसके अलावा आर्टिकल 134(1) कुछ नहीं कह रहा, और जो सेंटेंस है, क्या डेथ से कम कोई सेंटेंस नहीं है जिसमें राइट होना चाहिए? तो इसीलिए एक एक्ट आया, द एनलार्जमेंट ऑफ क्रिमिनल एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन, ये एनलार्जमेंट ऑफ क्रिमिनल एपिलेट जुडिक्शन नाम इटसेल्फ क्या सजेस्ट कर रहा है कि जो एपिलेट जुडिक्शन है ना सुप्रीम कोर्ट की, उसको एनलार्ज करना, ये बहुत श्रिंक्ड स्टेट में है, सिर्फ डेथ पेनल्टीज को डील कर रही है और बाकी सभी में क्या डिस्क्रिशन ऑफ हाई कोर्ट रहता है। तो इसमें इन्होंने यहाँ पे हम इकट्ठा मिला के कर रहे हैं, यानी कि अब क्या इफेक्ट है, आर्टिकल 134 का 1 चल रहा है हमारे पास और साथ में एनलार्जमेंट ऑफ ये वाला एपिलेट क्रिमिनल जुडिक्शन का जो एनलार्जमेंट एक्ट आया था 1970, उसकी प्रोविजन है। तो अब टोटल मिला के कम्युलेटिव इफेक्ट क्या क्रिएट हो गया, डेथ पेनल्टी में, यानी हाई कोर्ट अपील में या तो डेथ पेनल्टी दे दे और क्या कर दे, लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दे, है ना, और इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 10 ईयर। तो यानी 10 साल तक की सजा के जितने भी केसेस हैं, अगर वो अपील में एक्विटल था और उसको कन्विक्ट कर दिया डेथ पेनल्टी से, लाइफ इम्प्रिजनमेंट से या 10 और अबाउट 10 ईयर्स की जो भी इम्प्रिजनमेंट है, तो भी अपील के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपील लाई हो जाएगी। तो इसमें देखो, एक तो ये एक्विटल को वो करना बहुत ज़रूरी है। एक्विटल में सुप्रीम कोर्ट ने नंबर ऑफ केसेस में जो है हमारे ये डिसाइड कर रखा, अब ये वेल सेटल्ड रूलिंग है कि जो एक्विटल है ना, इसका मतलब नॉट ऑलवेज टोटल एक्विटल कि बिल्कुल एक्विट कर दिया था केस से, नहीं, यहाँ पे ये कि छोटी पनिशमेंट दी थी और हाई कोर्ट ने उसको बढ़ा के, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर किसी बंदे को उसके ऊपर मर्डर के चार्जेस हैं, लेकिन जो कोर्ट था, सेशन कोर्ट था, उसने मर्डर के चार्जेस को कल्पेबल होमिसाइड में कन्वर्ट करके नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर डेथ दिया चार्जेस में। फिर हाई कोर्ट ने क्या करा, उसको रिवर्स करते हुए फैसले को नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर को मर्डर में कन्वर्ट करा और डेथ पेनल्टी दे दी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी। तो ये रिवर्सल ऑर्डर हो गया। तो वो भी काइंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लियर करा है कि एक्विटल ही माना जाता है, छोटी पनिशमेंट एक्विटल ही मानी जाती है कि थोड़ा दिया था, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या होगा, सेम प्रोविजन यहाँ पे है, सेम का यहाँ पे क्या मतलब है, क्योंकि मैं अगेन ये नहीं राइट डाउन करूँगी। डिट्टो कैसे है
या फिर हाई कोर्ट क्या करे, अगेन विड्रॉ कर ले केस को और क्या करे, ट्रायल चलाए, कन्विक्ट कर दे डेथ पेनल्टी से, लाइफ इम्प्रिजनमेंट से, या नॉट लेस देन 10 ईयर्स अप टू 10 ईयर्स की सजा दे दे। तो ये जो सारा मिला के है, ये सारा, इसमें देयर इज नो नीड ऑफ सर्टिफिकेशन बाय द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 134A। तो ऐसे ही अपील चली जाएगी। तो अब ये कह रहे हैं कि ये तो चलो 10 साल हो गए, अब कोई पार्टी एग्रीव्ड 10 साल से नीचे वाली भी हो सकती है। तो इस सूरत में जो हमारी यहीं पे करके बता देती हूँ, है ना, ये जो करा है ना हमने, इधर एक एरो लगाया था, दूसरी प्रोविज़न ये थी जहाँ पे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती और जहाँ पे होती है। तो जो आर्टिकल 134 का क्लॉज 1 का सी, ये जो है इसमें इन ऑल अदर केसेस, ठीक है, यानी 10 साल से नीचे की जितनी भी सजा है, इफ हाई कोर्ट सर्टिफाइज दैट केस इज फिट फॉर अपील, तो फिर अपील लाई करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। यानी 10 साल से नीचे डिस्क्रिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, अपील लाई करेगी या नहीं करेगी। इसका प्रोविसो जो है आर्टिकल 1C का प्रोविसो क्या कहता है कि ये जो डिस्क्रिशन है और ये जो अपील से रिलेटेड है, या आर्टिकल 145 के 1 में जो रूल हैं वो डील करते हैं। तो आर्टिकल 145(1) के रूल्स क्या कहते हैं तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन टोटल प्रोविज़न ये बन रही है कि मान लो हाई कोर्ट गलत डिस्क्रिशनरी पावर इस्तेमाल कर देता है, अपील नहीं बन रही उस केस में, फिर भी वो सर्टिफाइज कर देता है कि अपील लगा लो, ठीक है, या डिनाई कर देता है सर्टिफाई करने से और बन रही है अपील की प्रोविज़न। तो सभी सूरत में अगर अपील फाइल कर देता है जो भी एक्यूज्ड पर्सन है या जो भी एग्रीव्ड पर्सन है, हाई कोर्ट उसको अलाउ कर देता है और वो अपील फाइल कर देता है और सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है देयर इज़ नो सच काइंड ऑफ प्रोविज़न कि अपील लाई करे, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अपने आप ही उस अपील को SLP में कन्वर्ट कर लेता है, स्पेशल लीव पटिशन के तहत भी उसको डील कर लेगा। इसीलिए SLP इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। दो देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर द अपील एंड फिर भी अपील लगा दी या अपील अलाउ कर दिया, बनती नहीं थी, तो दोनों ही सूरत में अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इस मैटर को हमको डील करने की ज़रूरत है, तो देन वो क्या अलाउ कर देगा कि आप अपील फाइल कर लो, हम उसको SLP में कन्वर्ट कर देंगे वहीं पे और हेयरिंग स्टार्ट कर देंगे और मैटर को डिसाइड कर देंगे। तो अब आप ये देखिए कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं यहाँ पे। तो ब्रॉडली अगर हम अपनी इसको देखें जो अपीलेट जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट, तो उसमें सारी पावर हाई कोर्ट के पास है ना। सुप्रीम कोर्ट के पास सुनने की पावर है। यहाँ हम तो ये बता रहे हैं कौन कौन सी अपील जाएंगी, सुनी कैसी जाएंगी, वो तो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं। तो यहाँ पे क्या है, दो तरह की प्रोविज़न है, जहाँ पे सर्टिफिकेट्स की नीड होती है, जहाँ पे सर्टिफिकेट्स की नीड नहीं होती। तो जो आर्टिकल 1 देखो, जो हमने ये करे दो, आर्टिकल 134(1) का A, आर्टिकल 134(1) का B, है ना ये, और साथ में प्रोविजंस रिगार्डिंग द एनलार्जमेंट जो क्रिमिनल मैं पूरा ही बोल देती हूँ, द एनलार्जमेंट ऑफ क्रिमिनल अपीलेट जुरिडिक्शन का जो एक्ट आया था 1970 में, उसने जो प्रोविज़न दी उन सब पे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत होती है। और कहाँ पे होती है, 132 के 1 में भी ज़रूरत होती है, 133 के 1 में भी ज़रूरत होती है। तो ये जो तीन है, 132 का 1 क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में, 133 क्या था, सिविल प्रोसीडिंग्स में, सिविल केसेस में। तो वहाँ पे हर जगह हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, डायरेक्ट अपील लाई नहीं करती, सिर्फ इन्हीं सूरत में डायरेक्ट अपील लाई करती है। तो ये हमारा जो आज का लेक्चर है, आई होप थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसीडिंग को हमने सिंप्लीफाई करा और उतने ही सिंप्लीफाइड वे में आपको समझ भी आ गया होगा। तो देखिए, हमने जो क्रिमिनल ये जो अपीलेट जुरिडिक्शन करी, इसके साथ ही हमारा जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का लेक्चर की जो एक आई थिंक 6-7 लेक्चर इस पे बनाए हैं, उसकी सीरीज़ ख़त्म हो गई है। और मैं ना इस लेक्चर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी बाकी के लेक्चर्स की क्या जो भी लिंक है, तो आप उस पर क्लिक ऑन करिए। इसके बाद हमारा जो है हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन का एक लेक्चर है, वो सेपरेट है, तो उसको डील करेंगे। तो आई होप आपने ये वीडियो इन्जॉय भी करे हैं, क्योंकि स्टडी के साथ इन्जॉयमेंट बहुत ज़रूरी है, उसको समझना और इन्जॉय करके पढ़ना, क्लैरिटी आएगी। तो ओके डियर फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड, हम फिर मिलेंगे। सेफ रहिए, होम में रहिए और
पढ़िए, खूब सारा पढ़िए। ओके, बाय डियर स्टूडेंट्स।